बारे में। किसके बारे में? लिंगानुपात के बारे में। देखो लिंगानुपात होता क्या है, अगर पहले इसकी बात करें तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जितनी महिलाएं होती है वो होता है। और हमारे भारत में जो प्रति 1000 पुरुष है इनके पीछे कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं? 943। इसका मतलब ये है कि बचे हुए 57 व्यक्तियों को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद में बात करें कि हमारे भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक केरल है भाई। कौन सा है? केरल है। और न्यूनतम पूछ लिया जाए, आप मत बोलिए, मैं बोलूंगा बस, आप बोलिए मत, अपने मन में बोलिए आप, है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है जो कि 879 है। कितना है भाई? 879। और केरल की बात करें तो 1084। कितना है? 1084। ये केरल का लिंगानुपात है जो कि सबसे ज्यादा है हमारे भारत में किसी भी एक राज्य का। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की बात कर रहा हूं मैं, यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है भाई? पुडुचेरी का। किसका है? पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे जो है ज्यादा है 1037। कितना है? 1037 जो है ये हमारे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात है। अब ये लिंगानुपात किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब 2011 की जनगणना कब हुई? 2011 में हुई। कब हुई भाई? 2011 में हुई। और 2011 की जनगणना की बात की है हम, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो वो कितना होगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे पहली बात तो ये है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व यानी कि हम मान लें कि ये 1 किलोमीटर की जगह ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर की जगह होगी, नहीं हो गई? तो इसको हम 1 वर्ग किलोमीटर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे इस क्षेत्र को? तो इसी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भारत में? 382 व्यक्ति। कितने व्यक्ति रहते हैं? 382 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद में देखो जनगणना की बात कर रहे हैं तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। कब शुरू हुई? 1872 में शुरुआत हुई थी। लॉर्ड किसके काल में? मेयो के काल में। किसके काल में? मेयो के काल में शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में आपसे पूछ लिया जाए कि दशकीय जनगणना की शुरुआत, पहला जो आयुक्त हमारे भारत में जनगणना का बना, इस आयुक्त की बात करें तो उसका नाम था प्लाउडेन। क्या नाम था? प्लाउडेन नाम था। लेकिन आपसे पूछे 2011 की जनगणना का आयुक्त तो उसका नाम है सी चंद्रमौली। कौन है? सी चंद्रमौली। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन रहा? सी चंद्रमौली रहा है। और शुरुआत में जब जनगणना हुई तो उसमें पहले जनगणना आयुक्त कौन बने? प्लाउडेन बने। इतना समझ में आया नहीं आया? उसके बाद में आगे बात करते हैं। भारत में जनगणना से एक ऑप्शन दे रखा है 382 जनसंख्या घनत्व मैंने बता दिया है ना। तो जनसंख्या घनत्व में एक प्रश्न ये बनता है कि अपने भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बिहार राज्य का है भाई, है ना। और सबसे कम अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से का है? अरुणाचल प्रदेश का है। मात्र 17 व्यक्ति। कितना है? मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। मतलब कि एक यहाँ पे रहता तो एक यहाँ पे रहता, दूर दूर तक लोग मिलते ही नहीं है किसी को, है ना। और इसमें बात करें तो इसमें लगभग 1102। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिल्कुल सघन रहते हैं एकदम, मतलब एक दूसरे के भिड़ के ही सोते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। उसके बाद में अगर यूटी में बात कर ले, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में, अगर यूटी में बात करें सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या घनत्व है इसकी बात करें तो सर्वाधिक अपनी दिल्ली में है या साढ़ी दिल्ली में है। दिल्ली में भाई साहब 20,000, समझ रहे मेरी बात? 20,000 से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। इतना भयंकर लेवल की भीड़, मकान के ऊपर मकान। देखो झुग्गी झोपड़ियां नहीं देखी आपने? देखो झुग्गी झोपड़ी के ऊपर भी झुग्गी झोपड़ियां बना रखी है। ट्रेन की लाइनों के सारे देखा हो ना, कीट ही कीट भरा है। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो दिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? सर्वाधिक मात्रा में दिल्ली के अंदर क्या है? जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन बात करें राज्यों में तो राज्यों में बिहार में है और सबसे कम कहां पे है?
अरुणाचल प्रदेश में। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? ये पहला प्रश्न है। तो बन गया नहीं बन गया 10 प्रश्न? लिखने का टाइम दूंगा नहीं भाई, जिसको लिखना है वो साथ साथ लिखेगा। जिसको लिखना है वो मेरे साथ साथ लिखेगा। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम किसका? लक्षद्वीप। उसके बाद में निम्नलिखित में दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में है? उद्गम का मतलब तो निकलती है। देखो सबसे पहली नदी है, एक और प्रश्न को सुनो, सबसे पहली नदी है माही। अगर हम माही नदी की बात कर ले तो माही नदी जो है ना, ये माही नदी मध्य प्रदेश के अंदर से निकल कर आती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से। माही नदी की बात कर ले तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। इतना समझ में आ गया? और इस माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर परियोजना, कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना बनी हुई है। और इसी में अगर बात करें माही बजाज सागर परियोजना के बाद में माही नदी से संबंधित, तो माही नदी में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें एक है सोम, एक है जाखम। कौन सी है? जाखम। और ये जाखम और सोम इस माही में जहां पर मिलती है वहां पर बनता है त्रिवेणी संगम। क्या बनता है भाई? त्रिवेणी संगम जो है वहां पे बनता है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद में अगली नदी इसमें ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात करें तो भाई ताप्ती नदी जो है ये हमारे भारत में वेस्टवर्ड रिवर है, यानी कि हमारे भारत की पश्चिमी नदी है। कौन सी नदी है? पश्चिमी नदी है। और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? बैतूल पहाड़ी से ये नदी निकलकर आती है। और इस नदी की बात कर ले तो यह नदी जो है इसके ऊपर उकाई बांध परियोजना बनी है। कौन सी? उकाई बांध परियोजना जो है ये इस नदी के ऊपर बनी हुई है। और उसके बाद में आप ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी जो है ये भरंस घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में बहती है? भरंस घाटी में बहती है। और ताप्ती नदी जो है, इस ताप्ती नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत शहर बसा हुआ है। और ताप्ती नदी जो है ये क्या नहीं बनाती है? डेल्टा। डेल्टा नहीं बनाती है, तो बनाती क्या है? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी। और एस्चुरी को हिंदी में बोला जाता है जवाहर नदमुख। क्या बोलते हैं? जवाहर नदमुख कहा जाता है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के अंदर बैतूल की पहाड़ियों से निकल करके और सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में बहते हुए अजंता व सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीचों बीच से और अरब सागर में जाकर के पानी को डाल देती है। इतना समझ में आ नहीं आया? माही की लंबाई? माही की 576 किलोमीटर। पूछते हैं, लंबाई पूछी नहीं जाती है ना। गंगा की पूछते हैं ज्यादातर, और क्या नर्मदा की पूछते हैं या गोदावरी की। ठीक है। अगली नदी है बनास। बनास राजस्थान के राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। और बनास नदी जो है वो चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। और यही नदी कहां से निकल रही है? राजस्थान से। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जो है बनास नदी हो जाएगा। उसके बाद में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है नर्मदा? तो अगर नर्मदा की बात कर ले तो भाई नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पहाड़ी है एक। ठीक है। इसी अमरकंटक पहाड़ी की बात कर ले, मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात कर ले तो 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और नर्मदा नदी जो है ये भी एक हमारे भारत की कैसी नदी है? पश्चिमी नदी। कैसी नदी है? पश्चिमी नदी है। और नर्मदा नदी की बात करें ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है, तो बनाती क्या है? एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी बोले तो जवाहर नदमुख। अभी बताओ भाई, जवाहर नदमुख का मतलब एक तो नदी में जो मतलब कंकड़ पत्थर, मिट्टी, धूल, अवसाद, सेडिमेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। अवसाद मतलब आपने देखा अगर नदी बहकर जा रही है तो नदी के पानी के साथ मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, कांकरे, भाटे, तुड़के, तड़के, फूस के, फास के, वो सारे के सारे जो बहकर जाते हैं ना, उन्हीं को नदी समुद्र में गिरने से पहले जमा करती है, डिपॉजिट करती है। और उनको जमा कर करके जो भाग बनता है उसको डेल्टा बोलते हैं। अगर नदी उनको जमा ना करे और सीधा किसमें डाल दे? समुद्र में डाल दे पानी के साथ ही, तो वो क्या कहलाता है? एस्चुरी या जवाहर नदमुख कहलाता है। एक
शार्प शेप में होता है, ये समझ रहे मेरी बात। उसके बाद में ये नर्मदा नदी जो है ये भी कौन सी घाटी में बहती है भाई? भरंस घाटी में। कौन सी घाटी में बहती है? भरंस घाटी में बहती है। और नर्मदा नदी की बात कर ले तो इसके ऊपर जो हमारा एक मध्य प्रदेश राज्य है उसमें भेड़ा घाट नाम की जगह है। मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट में इस नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात बना है। तो इस नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पर। कहां पर बना है? एमपी के भेड़ा घाट में। कपिलधार जलप्रपात और धुआंधार दो जलप्रपात बने हैं इसके ऊपर। और उसके बाद में नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बना है जो आप अच्छे से जानते हैं, सरदार सरोवर बांध। आपने सरदार सरोवर बांध परियोजना जो कि गुजरात मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है और इसी गुजरात में सरदार सरोवर बांध में ही आपको दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू दिखेगी आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो कि 182 मीटर जिसकी क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। इतना पता लगाने लगा इस नदी के बारे में। इस नदी की बात करें तो आप जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकल करके और आती है आगे गुजरात में। मध्य प्रदेश में से फिर आगे कहां पे आती है? गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य के बाद में वहां से चली जाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जाकर के अपने पानी को किसमें डालती है? अरब सागर। तो समुद्र में डालती है, अरब सागर वाले कोरबन में। इतना समझ में आ नहीं आया? उसके बाद में आगे बात करें, एक इससे ये पॉइंट भी बनता है कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पहाड़ियों के बीच में बहती है। विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है उनके बीचों बीच बहती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। समझ रहे मेरी बात? अब आपसे पूछ लिया जाए नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसे ही आकर गिर रही है तो दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी है। इतना समझ में आया? उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सालबाई की संधि के परिणाम सब तो ये हुआ है 1775 से लेकर 1782 तक। ठीक है, इस आंग्ल मराठा युद्ध के अगर बात करें तो इस युद्ध को समाप्त करने में कौन सी संधि का योगदान है? सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि कब हुई है? 1782 में। कब हुई है? सालबाई की संधि की बात कर ले तो सालबाई की जो संधि हुई है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये कब हुई है? 1782 में हुई है। और इसी संधि के तहत अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो है आंग्ल मराठा युद्ध, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, इसका क्या हुआ था? समापन हुआ था, इस युद्ध का अंत हुआ था। उसके बाद में तो आंग्ल मराठा युद्ध हुए कितने? 3। एक और देखिए, एक दूसरा हम बात कर रहे हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, अगर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था ये। और इसकी बात करें तो ये समाप्त हुआ था राजापुर घाट की संधि के तहत। कौन सी? राजापुर घाट। राजापुर घाट की संधि हुई थी और उसी संधि के तहत किसको समाप्त किया गया था? दूसरे आंग्ल भारतीय युद्ध को। यह संधि हुई थी भाई 1805 में। कब हुई थी? 1805 में। उसके बाद में तृतीय की बात कर लें, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अगर तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लें तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से 1818 के बीच में हुआ, जिसको समाप्त किया गया ग्वालियर की संधि के तहत। कौन सी संधि? ग्वालियर की संधि के तहत इस युद्ध का क्या हुआ था? अंत हुआ था। ये प्रश्न पूछे हुए हैं ना, एसएससी ने बार-बार इन प्रश्नों को पूछा अपने एग्जाम में। अभी जो लेटेस्ट हमारे 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से ये प्रश्न उनके निकाल करके आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और आप जब एसएससी का पेपर देंगे तो वो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, साथ साथ लिखते भी जाइए इसको। ठीक है, आपको टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है लेकिन फिर लिखने की कोशिश करिए। रिजल्ट मिस हो गया है, बंद हो गया, दूसरे लिए आगे देखो, ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध बता दिए मैंने। उसके बाद में पहला एक युद्ध दे रखा पानीपत का युद्ध। कौन सा? पानीपत का युद्ध। और पानीपत के युद्ध की बात कर लेना भाई। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पहले युद्ध की। ठीक है, पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। पहला युद्ध के अंदर देखो एक भाई साहब आए थे बाबर। ठीक है, एक आदमी था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। भाई साहब बाबर ने इतना भयंकर तरीके से धोया लोदी को और मार डाला। ठीक है, मार दिया इसे। इब्राहिम लोदी को मार करके बाबर ने और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी।
और उसी के बाद में भारत में 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर शासन करेगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, उसके बाद में बात करें दूसरा युद्ध की। कौन सा युद्ध की? दूसरा युद्ध कब हुआ भाई? 1556 में। और इसमें दो राजा है, इसमें एक का नाम था अकबर और एक था कौन सा? हेमू। हमने बात करी थी हेमरतन। ठीक है, इसे हेमरतन भी बोलते हैं, हेमचंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हेमरतन या हेमचंद्र भी बोलते हैं। और ये रेवाड़ी के अंदर भंगी वर्ग में इसका जन्म हुआ था। इसको भाई साहब अकबर ने पूरी तरीके से हराया। शुरुआत में अगर बात करें तो हेमू की सेना हावी थी अकबर की सेना पर। अकबर तो बालक था छोटा सा, लेकिन इसकी सेना को संभाल रहे थे कटप्पा से भी ज्यादा वफादार आदमी बैरम खान। ठीक है, बैरम खान इसकी सेना को संभाल रहा था। और बैरम खान जैसे ही हुमायूं, जो हेमू है, इस हेमू की आंख में जैसे ही तीर जाकर लगा, लगने के बाद में ये घायल हो गया और घोड़े से नीचे गिर गया। और गिरने के बाद उसी का फायदा उठा लिया बैरम खान ने और फिर इसे सल्टा दिया। समझ रहे मेरी बात? इस युद्ध में, दूसरे युद्ध में पानीपत में कौन जीता? अकबर। इसीलिए जब इसके अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया, इसी वजह से इस युद्ध को बोलते हैं बैरम खान बनाम हेमू विक्रमादित्य। हेमू को विक्रमादित्य भी तो कहते हैं, और हेमू नहीं तो हेमू तो वो राजा है जो 14वें नंबर पर विक्रमादित्य की 14वां विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां राजा ही कौन हुआ है? हेमू हुआ है। आज तक 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है, जिसमें 14वें नंबर पर कौन है? हेमू है। और पहले नंबर पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि गुप्त वंश का सबसे महान राजा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध अगर आपको पता है तो तीसरा कब हुआ भाई? 1761 में। और इसमें दो व्यक्ति देखो, एक तो थे हमारे भारत के मराठा साम्राज्य और एक था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह है अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली भाई साहब ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से लगभग नष्ट भी कर दिया था इस युद्ध में। मराठा साम्राज्य लगभग नष्ट ही हो गया था। मराठाओं की सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ, और कर रहा था सदाशिवराव भाऊ, और इनके तोपची का नाम था इब्राहिम गाजी। कौन था? इब्राहिम गाजी। तीनों हमारे पानीपत के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद में ऑप्शन में दे रखा है इसमें बक्सर का युद्ध। अगर बक्सर के युद्ध की बात कर लें, बक्सर का युद्ध, अगर बक्सर का युद्ध बात करें तो 1764 में हुआ। और 1764 में एक तो भाई साहब अंग्रेज था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो नाम का एक अंग्रेज था। और भारत के 3 राजा थे। भारत के कितने राजा थे? 3। एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय या सेकंड, और एक था मीर कासिम। और मीर कासिम की बात करें तो ये बंगाल का नवाब हुआ करता था। कहां का नवाब था? बंगाल का नवाब। और एक था सुजाउद्दौला। ऐसा कहते हैं सुजाउद्दौला अवध जिसे आज आप लखनऊ बोलते हैं, तो अवध का नवाब कौन था उस टाइम पर? सुजाउद्दौला था। इन तीनों की सेना को बुरी तरीके से हराया किस भाई साहब ने? हेक्टर मुनरो ने। तीनों की सेना को इतना भयंकर सुझाया सुजाउद्दौला को कि दोबारा नजदीक आने की सोची नहीं सुजाउद्दौला ने। ठीक है, और तीनों हारने के बाद में ये बक्सर का युद्ध जैसे ही भारतीय राजा हारने के बाद में भारत में हुई इलाहाबाद की संधि। कौन सी हुई? इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि की बात करें तो कब हुई? 1765 में हुई है। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत हमारे भारत के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और वहां से टैक्स वसूलने के, मतलब कि कर वसूलने के अधिकार किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए इस संधि के तहत। समझ रहे हैं? उसके बाद में तराइन का युद्ध। देखो तराइन की बात कर ले, तराइन नाम की जगह जो है ना ये हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के करनाल जिले में है, जो कि आज तरावड़ी के नाम से जानी जाती है। आज किस नाम से जानते हैं? तरावड़ी के नाम से जानते हैं। और तराइन के अगर हम पहले युद्ध की बात कर ले तो पहला युद्ध हुआ है भाई कब? 1191 में। और इस युद्ध में एक तो थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय या चौहान तृतीय, और एक था मोहम्मद गोरी। कौन था भाई? मोहम्मद गोरी। भाई साहब मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हराया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन उसके बाद में दूसरा जैसे युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ? अगले ही साल 1192 में। इस युद्ध में जो है वही दोबारा से एक पृथ्वीराज तृतीय और एक कौन था? गोरी। इस युद्ध में अब की बार गोरी ने किसको हराया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और तीसरे युद्ध की बात कर ले तो तीसरा जो युद्ध था ना
1215 में। और इस तीसरे युद्ध में बात करें तो एक व्यक्ति था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने यलदोज को हराया है। यलदोज गजनी का राजा था और इस यलदोज को पूरी तरीके से हराया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो आपको पता लग गया होगा इन युद्धों के बारे में लगभग अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था, मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच में। दूसरा आंग्ल भारतीय युद्ध मराठा युद्ध है राजापुर घाट की संधि से समाप्त हुआ और तीसरा आंग्ल भारतीय युद्ध ग्वालियर संधि से समाप्त हुआ। ऐसा प्रश्न बनता है, आपसे पूछ लिया जाए तराइन का पहला 1191 में, दूसरा 1192 में और तीसरा 1215 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने घोड़ी को हराया, दूसरे में गोरी ने पृथ्वीराज को हराया और तीसरे में इल्तुतमिश ने यलदोज को हराया जो कि गजनी का राजा था। ठीक है, उसके बाद में पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने 15